नमस्कार, स्वागत आप सभी का डीडी न्यूज पर। आप देख रहे हैं मिड डे प्राइम। मैं हूं प्रकाश दास और अगले 1 घंटे में हम बात करेंगे देश भर की तमाम बड़ी खबरों की। बताएंगे दुनिया भर में कौन कौन सी खबरों पर है सबकी नजर, क्या चल रहा है खेल और अर्थ जगत की दुनिया में। साथ में कुछ झलकियां फिल्म कला और संस्कृति के क्षेत्र से भी। लेकिन सबसे पहले इस वक्त की बड़ी खबरों पर नजर। गुजरात में दूसरे चरण के लिए 93 विधानसभा सीटों पर चुनाव प्रचार चरम पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांकरेज में चुनावी सभा को किया संबोधित। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के नेता भी अंतिम चरण के मतदान के लिए कर रहे हैं प्रचार। दिल्ली नगर निगम चुनाव प्रचार का आज अंतिम दिन। रविवार को 250 सीटों के लिए डाले जाएंगे वोट। वार्डों के परिसीमन के बाद राजधानी में पहली बार हो रहे हैं नगर निगम के चुनाव। भाजपा, आप और कांग्रेस ने मतदाताओं को लुभाने के लिए लगाई जी जान। सुप्रीम कोर्ट ने वैज्ञानिक नंबी नारायणन मामले के 4 आरोपियों को अग्रिम जमानत देने के केरल उच्च न्यायालय के आदेश को किया खारिज। इसरो की जासूसी के मामले में नारायणन को 1994 में फर्जी ढंग से फंसाने का था मामला। अमेरिका ने की आतंकवाद पर बड़ी कार्रवाई। अल-कायदा और तालिबान पाकिस्तान के 4 आतंकियों को किया वैश्विक आतंकवादी घोषित। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने यूक्रेन में युद्ध अपराधों के लिए रूस को जवाबदेह ठहराने का लिया संकल्प। सभी सहयोगियों ने युद्ध से उपजे आर्थिक संकट से निपटने पर भी दिया जोर। व्हाइट हाउस में बैठक के बाद संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान हुई घोषणा। और फीफा विश्व कप में आज ग्रुप एच में पुर्तगाल का सामना दक्षिण कोरिया से होगा, जबकि उरुग्वे की भिड़ंत घाना से होगी। वहीं ग्रुप जी के अपने अंतिम मुकाबले में ब्राजील की टीम कैमरून से मुकाबला करेगी और स्विट्जरलैंड का सामना सर्बिया से। और अब सबसे पहले नजर इस वक्त की बड़ी खबरों पर। और सबसे पहले बात करते हैं गुजरात चुनावों की। गुजरात में सभी दलों ने दूसरे चरण के विधानसभा चुनाव के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। भाजपा, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी समेत तमाम दलों के नेताओं ने चुनाव प्रचार को तेज कर दिया है। दूसरे चरण में 14 जिलों की 93 सीटों पर चुनाव होने हैं। इनमें एक बड़ा हिस्सा मध्य प्रदेश और राजस्थान की सीमा से लगा हुआ है। इन 93 सीटों में राजधानी गांधीनगर, अहमदाबाद, वडोदरा जैसे बड़े शहर भी शामिल हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बनासकांठा जिले की कांकरेज में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि गुजरात की जनता, खासकर पहली बार वोट करने वाले और माता बहनों और बेटियों ने पहले चरण में ही गुजरात चुनाव का फैसला कर दिया है। साथ ही उन्होंने कहा कि जहां भी जा रहा हूं वहां लोगों के मुंह से एक बार फिर भाजपा सरकार की बातें सुनने को मिल रही हैं। पहला चरण में ज्यां मतदान थयुं छे, भूतकाळना बधा रेकॉर्ड तोड़ीने भारतीय जनता पार्टी विजयी बनवाई छे। खास करीने जे फर्स्ट टाइम वोटर छे एमनो उत्साह, माताओं बहनों बेटीओनो उमळको एणे आ चूंटणी परिणामों पाक्का करी दीधा छे। भाईओ बहनों, ज्यां जईए त्यां एक ज स्वर संभळाय, एक ज वात संभळाय। लोकोना मुखेथी एक ज वात निकळे छे, फिर एक बार। और इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बनासकांठा के कांकरेज में औगड़नाथ मंदिर में पूजा अर्चना की।
और गृह मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह ने आज मेहसाणा के नुग्रह गांव में चुनावी जनसभा की। रैली को संबोधित करते हुए अमित शाह ने यह कहा कि उत्तर गुजरात में गंभीर जल संकट होने के बावजूद कांग्रेस ने नर्मदा योजना में अड़ंगा डाला, लेकिन आज नर्मदा का पानी भाजपा की सरकार की वजह से उत्तर गुजरात ही नहीं, राजस्थान की भी प्यास बुझा रहा है। પીવાના પાણીનો બોર ના થાય, ખેતીનો બોર ના થાય, પાણીની તકલીફ 1100-1200 ફૂટ નીચે પાણીના તળ જતા રહે. પરંતુ આ કોંગ્રેસીઓ ઉત્તર ગુજરાતની ચિંતા કરતા નર્મદા યોજના મારા જન્મ પહેલા ચાલુ થઈ, પરંતુ સરદાર સાહેબનું નામ એની સાથે જોડાયું તો આ કોંગ્રેસે नर्मदा योजना ने घोरम है। कोर्ट कचेरीना चक्करमा नर्मदा योजना ने फसाई दी। मित्रों, आज नर्मदा नीर मेहसाणा थई, बनासकांठा थई, राजस्थान की तरसी धरती ने और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे गुजरात में लगातार अपनी सक्रियता बनाए हुए हैं। उन्होंने कल वडोदरा में जनसभा को संबोधित किया। कांग्रेस के सर्वोच्च नेतृत्व की तरफ से एकमात्र चेहरे के रूप में राज्य में अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे खड़गे ने भाजपा के खिलाफ लगातार हमलावर तेवर अख्तियार किया है। उन्होंने कहा कि भाजपा को इधर उधर की बात न करने के बजाय गुजरात के बुनियादी मुद्दों पर बात करनी चाहिए। वहीं गुजरात में विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए कांग्रेस और आम आदमी पार्टी सहित कई दलों ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद शक्ति सिंह गोहिल, इमरान प्रताप गढ़ी सहित अन्य नेता भी अपने उम्मीदवारों के पक्ष में प्रचार कर रहे हैं। दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी के नेता और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा आज जनसभाएं करेंगे। साथ ही भगवंत मान को उनका रोड शो का भी कार्यक्रम है। और गुजरात के चुनावों पर बात करते हैं, हमारे संवाददाता मेघना देव और नीरज सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। आइए अपडेट लेते हैं। नीरज, सबसे पहले आपके पास उत्तर गुजरात पे बहुत ज्यादा फोकस भाजपा कर रही है। हम जानते हैं ये उत्तर गुजरात की जो 32 कुल सीटें बताई जाती हैं, पिछले बार वहां पे कांग्रेस ने 17 सीटें जीती थी और एक तरह से भाजपा की 14 सीटों से ज्यादा संख्या उनके पास थी। क्या ये कारण है जिसकी वजह से चाहे प्रधानमंत्री हो चाहे वो गृह मंत्री हो, लगातार उत्तर गुजरात में उनकी सक्रियता बनी हुई है? देखिए, बिल्कुल ओपी आप सही कह रहे हैं। और अगर हम दक्षिण गुजरात को छोड़ दें तो गुजरात के बाकी हिस्सों में पिछली बार जो मुकाबला है वो बेहद दिलचस्प रहा था। और कह सकते हैं कि जो कांग्रेस पार्टी है, चाहे हम सौराष्ट्र की बात करें, उत्तर गुजरात की बात करें, तो वहां पर कांग्रेस पार्टी ने बेहतर प्रदर्शन किया था भारतीय जनता पार्टी का। इसी कारण अगर आप देखें कि इस बार जो भारतीय जनता पार्टी है उन्होंने पूरा फोकस कर दिया है उत्तर गुजरात और सौराष्ट्र के हिस्सों में। चूंकि सौराष्ट्र का जो चुनाव है वो खत्म हो गया, तो उत्तर गुजरात में आप देखें कि किस तरह से प्रधानमंत्री लगातार रैलियां कर रहे हैं। कल एक बड़ा रोड शो किया, कह सकते हैं देश के इतिहास में सबसे बड़ा रोड शो प्रधानमंत्री ने किया था, जिसमें लाखों की संख्या में जो अहमदाबाद वासी हैं, जो तमाम विधानसभा क्षेत्र के हैं, वो पहुंचे थे। और आज भी प्रधानमंत्री 4 रैलियां कर रहे हैं। इसके अलावा अमित शाह हैं, दूसरे केंद्रीय मंत्री हैं, वो लगातार उत्तर गुजरात में जो कैंपेन है वो डोर टू डोर कैंपेन है या सभाएं इस तरह से कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने पूरी ताकत लगा दी है इस बार कैंपेन को लेकर। और शुरुआत से ही ओपी ये बढ़त बना के रखे हुए थे भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता। एक साथ आपने देखा होगा कि एक साथ तमाम विधानसभाओं पर केंद्रीय मंत्रियों से लेकर मुख्यमंत्री तक पहुंचे थे। और सीधा मकसद ये साफ था कि एक तरह से मनोवैज्ञानिक जो बढ़त है वो भारतीय जनता पार्टी इस गुजरात में कैंपेन में बनाना चाहती थी, और कहीं ना कहीं वो इसमें सफल भी हुए। आप देखें मीडिया कवरेज में सबसे ज्यादा अगर चर्चा किसी की हो रही है तो भारतीय जनता पार्टी की हो रही है।
किसी उम्मीदवार की सबसे ज्यादा जो चर्चा है वो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों की हो रही है। तो ये एक रणनीति का हिस्सा था और भारतीय जनता पार्टी इस रणनीति में सफल रही और आज भी प्रधानमंत्री 4 रैलियां कर रहे हैं, अमित शाह भी आज भी रोड शो कर रहे हैं। तो ये कह सकते हैं बेहतर रणनीति भारतीय जनता पार्टी। बिल्कुल बेहतर रणनीति। मेघना, लंबे समय से आप गुजरात को देखती रही हैं, वहां लंबा समय आपने गुजारा है, प्रधानमंत्री के जो तमाम कैंपेन हैं उसको भी आपने देखा है। यह कहा जा रहा है कि 50 से ज्यादा जनसभाएं या कार्यक्रमों में प्रधानमंत्री शिरकत इस बार के चुनाव प्रचार में कर रहे हैं। दोनों चरणों को मिला दिया जाए, क्या इसको समझा जाए कि कोई भी कसर भाजपा नहीं छोड़ना चाहती है और जानते हैं कि प्रधानमंत्री की अपील जनता के बीच में क्या है? जी देखिए, कल का रोड शो इस बात का एक तरीके से प्रमाण था कि किस तरह की पॉपुलैरिटी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने होम स्टेट में एंजॉय करते हैं और जो क्रेज़ लोगों के बीच में हमेशा से नज़र आता है, खासकर गुजरात में। अभी अहमदाबाद में हूं मैं और आज भी यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक जनसभा है, सरसपुर इलाके में ये जनसभा है। अहम बात यह है कि चूंकि अहमदाबाद पहले से ही बीजेपी का स्ट्रॉन्ग होल्ड रहा है, लेकिन फिर भी भारतीय जनता पार्टी इसे फॉर ग्रांटेड नहीं ले रही है और जिस किस्म के रोड शो और लगातार सभाएं हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक तरीके से देखें तो अहमदाबाद में उनका एक तरीके का पहला बड़ा कार्यक्रम, पॉलिटिकल कार्यक्रम कहें तो, और उसके अलावा भी दूसरे जो अन्य नेता हैं वो लगातार यहाँ पर कार्यक्रम कर रहे थे। केंद्रीय स्तर के नेता हों या फिर राज्य स्तर के कई लीडर्स हों, उनकी सभाएं यहाँ पर लगातार जारी हैं। अभी भी अगर हम देखें दूसरी पार्टीज की अगर बात करें तो हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा भी यहाँ पर एक कांग्रेस की तरफ से एक प्रेस वार्ता कर रहे हैं। अगर हम देखें तो भगवंत मान का जुटे हुए हैं प्रचार में आम आदमी पार्टी की तरफ से। अगर देखें तो राघव चड्ढा, अरविंद केजरीवाल, कई नाम यहाँ पर नजर आते हैं, खासकर सेंट्रल गुजरात में प्रचार करते हुए। सबसे अगर हम देखें तो एड़ी चोटी का जोर अगर किसी जगह पे प्रचार में लगाया गया है तो वो सेंट्रल गुजरात है और साउथ गुजरात है। सेंट्रल गुजरात इसलिए भी चूंकि बहुत ज्यादा सीटें हैं सेंट्रल गुजरात में, जिसमें अगर तकरीबन 60 के आसपास सीटें हैं, जिसमें तकरीबन 10 सीटें तो वडोदरा में ही हैं और 21 सीटें अहमदाबाद में हैं। इसलिए अहमदाबाद बहुत ही अहम हो जाता है और इसलिए हर पार्टी का जोर अगर हम देखें तो अहमदाबाद में नजर आता है। बिल्कुल बिल्कुल मेघना, बेहद महत्वपूर्ण बात आपने कही। जो मध्य गुजरात की बात है, 61 सीटों का आंकड़ा मेरे पास है और पिछली बार 37 यानी 37 सीटें बीजेपी के खाते में गई थी। लेकिन इसमें रोचक बात यह है कि आधा से ज्यादा सीटों पर मामला बहुत कांटे का रहा था और 12 सीटों पर जीत हार का अंतर सिर्फ 1% का था। तो ये जो कांटे का मुकाबला है, इस बार इसे किस नजरिए से देखा जाए, क्योंकि इस बार एक तीसरी दावेदार भी है गुजरात में। बिल्कुल, और ये बेहद दिलचस्प बात थी क्योंकि पिछली बार जब नतीजे सामने आने लग गए थे तब ऐसा लगने लगा था कि क्यों इतनी कांटे की टक्कर है कि जीत हार का निर्णय करना बड़ा मुश्किल हो रहा था जब तक फाइनल रिजल्ट सामने नहीं आए थे। जिस तरीके से आप ओपी सही बता रहे हैं कि बहुत कम मार्जिन था जीत और हार में कई जगहों पर। ये इसलिए भी ओपी नजर आता है चूंकि कई जगहों पर ट्राइबल बेल्ट्स पे कांग्रेस का होल्ड अच्छा रहा है काफी समय से, लेकिन इस बार कई ट्राइबल प्रमुख चेहरे सेंट्रल गुजरात में कई ट्राइबल इलाके आते हैं, पंचमहाल जिला ले ले, छोटा उदयपुर ले ले, दाहोद ले ले, ऐसे कई जिले हैं जो ट्राइबल बेल्ट में आते हैं और वहां पर खासतौर पर एक चीज देखी गई है कि कांग्रेस का स्ट्रांग होल्ड रहा है। लेकिन कई ऐसे कांग्रेस के बड़े नेता, अगर हम मोहन सिंह राठवा की बात करें, और ऐसे बड़े नेता जो कई बार से तकरीबन 10 टाइम एमएलए भी रहे हैं, ऐसे नेता ने कांग्रेस का हाथ छोड़कर बीजेपी ज्वाइन किया है। तो ऐसे सिचुएशन में किस तरीके से जो जनाधार है वो शिफ्ट होगा, ये एक बहुत अहम चीज होगी। अगर देखें तो ट्राइबल बेल्ट में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी लगातार कोशिश कर रही है, जहां पर उसका एक बड़ा जनाधार नहीं है, हालांकि पिछली बार कांटे की टक्कर हुई, जिन सीटों पर कांग्रेस जीती, लेकिन इस बार पूरी कोशिश है कि उन सीटों को भी जीता जाए। खासकर कई ऐसे अहम जिले हैं, जैसा मैंने आपको बताया, पंचमहाल, दाहोद, छोटा उदयपुर, ये सभी जिले। हालांकि देखिए अगर हम अर्बन में वडोदरा की बात करें या अगर हम अहमदाबाद की बात करें, जो कुल सीटें हैं 61 सीटें जिनकी आप बात करें ओपी, जो सेंट्रल गुजरात की सीटें हैं उनमें से तकरीबन 30-31 सीटें तो इन्हीं 2 डिस्ट्रिक्ट्स में हैं, जो पहले से ही बीजेपी का स्ट्रांग होल्ड है। लेकिन अगर हम देखें तो ये इस बार चूंकि त्रिकोणीय मुकाबला है, इस बार देखना रहेगा कि जिन जगहों पे स्ट्रांग होल्ड नहीं है वहां किस तरीके की टक्कर होती है। चूंकि पिछली बार कांग्रेस कई सीटों पर बढ़त कांग्रेस ने दर्ज की थी, कई सीटों पर भाजपा छोटे मार्जिन से चूक गई थी, और इस बार चूंकि आम आदमी पार्टी की एंट्री है तो क्या कुछ
ये जो वोट शेयर डायनामिक्स है उसमें कुछ फर्क होगा कि नहीं, ये बेशक देखने लायक बात होगी। बिल्कुल, आपने बेहद महत्वपूर्ण बात कही मेघना। और आदिवासी क्षेत्रों की ही बात करें तो हम जानते हैं कि किस तरह की टक्कर थी, आपने भी बताया। लेकिन इन्हीं क्षेत्रों पर कहा जा रहा है कि आम आदमी पार्टी भी अपना दावा कर रही है और इन क्षेत्रों में, और विशेषकर बनासकांठा, साबरकांठा, अरावली में, इन जिलों में आम आदमी पार्टी भी बहुत मजबूत पकड़ बनाती हुई दिख रही है। अगर ऐसा है तो यह सवाल बार बार इस बार पूछा जा रहा है कि इसका लाभ या नुकसान किसको हो सकता है। देखिए, बनासकांठा, साबरकांठा, अरवली, उत्तर गुजरात के ये जो जिले हैं, अगर हम इन जगहों की बात करें तो ये जगह में ज्यादा रूरल इलाके आते हैं जहां पर कांग्रेस का एक तरीके से देखें तो वोट शेयर अच्छा है। अगर सौराष्ट्र की बात करें वहां भी कांग्रेस का वोट शेयर एक तरीके से देखें पिछली बार चूंकि कांटे की टक्कर थी, ठीक ठाक वोट शेयर रहा था। लेकिन अहम बात यहां पर यह है कि आम आदमी पार्टी जिस तरीके के दावे कर रही है, आम आदमी पार्टी का दक्षिण गुजरात, सूरत, अगर एक तरीके से अगर हम सेंटर की बात करें, सूरत में काफी ज्यादा प्रचार का जोर रहा। सूरत में काफी ज्यादा हमने देखा कॉर्पोरेशन के चुनाव में जिस तरीके से एक एनकरेजमेंट मिला आम आदमी पार्टी को, जिसके कारण और आगे बढ़ी। और अगर हम देखें तो प्रचार पूरे राज्य में अलग अलग जगहों पर किया। लेकिन हर जगह के अगर हम देखें वहां के लोकल मुद्दों को कितना जमीन से जुड़कर तराश पाती है आम आदमी पार्टी, ये बहुत बड़ा प्रश्न है। क्योंकि कई जगहों पर कैंपेन्स में भी नजर आ रहा है कि जनता से ये तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। आज जब प्रधानमंत्री चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे कंकरेजा में तो वहां पे उन्होंने मंदिर में दर्शन किए, पूजा अर्चना की कंकरेज में, और उसके बाद जनसभा को भी संबोधित किया। हम जानते हैं प्रधानमंत्री जब चुनावी दौरे पे होते हैं या अपने सामान्य दौरे के लिए भी होते हैं तो मंदिरों में पूजा अर्चना करना नहीं भूलते, और ये बेहद ही खास मौका होता है कि अब हम जानते हैं इस बार के चुनाव में भी उन्होंने अपने चुनाव प्रचार की शुरुआत एक तरह से अंबाजी से की थी। तो एक महत्वपूर्ण तस्वीरें और बेहद ही तस्वीरें ऐसी जिनके अपने मायने हैं, और प्रधानमंत्री लगातार इन जो पूजा अर्चना की जगह हैं वहाँ पे विजिट करते हैं, वहाँ जाते हैं और एक तरह से आशीर्वाद लेते हैं, चाहे वो बेहतर प्रशासन का हो, चुनावों में जीत का हो। प्रधानमंत्री इसी श्रृंखला में कंकरेजा में भी उन्होंने आज पूजा अर्चना की। और आगे बढ़ेंगे और इस वक्त की ताजा खबरों पर नजर डालते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में 4 दिसंबर को होने वाले एमसीडी चुनाव पर रोक लगाने की मांग वाली अर्जी पर सुनवाई से इनकार किया है। कोर्ट ने कहा है कि 4 तारीख को चुनाव है, अब सुनवाई का कोई औचित्य नहीं बनता। याचिकाकर्ता ने इससे पहले वार्डों के परिसीमन और आरक्षण पर सवाल उठाते हुए दिल्ली हाईकोर्ट से चुनाव पर रोक की मांग की थी। याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट के रोक लगाने से इनकार के बाद सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दायर की थी। और दिल्ली नगर निगम के लिए चुनाव प्रचार आज शाम समाप्त हो जाएगा। रविवार को वोट डाले जाएंगे और मतों की गिनती 7 दिसंबर को होगी। वार्डों के परिसीमन के बाद राजधानी में पहली बार नगर निगम के चुनाव हो रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी ने सभी 250 सीटों पर उम्मीदवार मैदान में उतारे हैं, जबकि कांग्रेस 247 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। कांग्रेस के 3 उम्मीदवारों के नामांकन पत्र रद्द कर दिए गए थे। और दिल्ली पुलिस ने नगर निगम चुनावों के लिए व्यापक तैयारी की है। पुलिस ने बताया है कि मतदान के दौरान संवेदनशील क्षेत्रों में अतिरिक्त बल तैनात किया जाएगा। दिल्ली पुलिस का कहना है कि एमसीडी चुनाव प्रचार अभी तक कुल मिलाकर शांतिपूर्ण रहा है। पुलिस ने पूरी तैयारी की हुई है। जो हर बूथ का एनालिसिस किया गया है, उसमें से जो क्रिटिकल बूथ्स हैं उस पर डिप्लॉयमेंट हमारी ज़्यादा रहेगी। जितने भी पुलिस प्रीमिसेस हैं वहाँ पर हमारी पुलिस प्रेजेंस है, और जो स्ट्रॉन्ग रूम है उनकी सिक्योरिटी के लिए पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। अभी तक सब कुछ कैंपेन पीसफुल रहा है, और जो 4 तारीख को इलेक्शन होगा उसके लिए हमारे पास इस क्षेत्र में पश्चिमी और साउथ के एरिया में 7 जिले हैं जिनमें हमने लगभग 30,000 लोगों की पुलिस वालों की डिप्लॉयमेंट की है।
खासकर जो सेंसिटिव एरिया हैं या जहां पर कोई इलेक्शन के दौरान पहले कोई वायलेंस की हिस्ट्री है, उन पोलिंग बूथ्स पर हमने स्पेशल अरेंजमेंट लगाए हैं और वहां पर एक्स्ट्रा डिप्लॉयमेंट है और वहां पर जो एरिया सिक्योरिटी प्लान है वो भी हमने स्ट्रेंथन की है। और वहीं दिल्ली में नगर निगम चुनाव के लिए आज शाम चुनाव प्रचार थम जाएगा, लेकिन उम्मीदवार बिना किसी तामझाम के मतदाताओं से संपर्क साध सकते हैं। चुनाव प्रचार के अंतिम दिन आज केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने मंडावली क्षेत्र में रोड शो किया। वहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शहादरा में भाजपा प्रत्याशियों के पक्ष में रोड शो किया और 3 तारीख को सभी पार्टियां घरों के अंदर वोटर से मिलकर उनसे बात करेंगे। 4 तारीख को मतदान होगा और 7 तारीख को वोटों की गिनती की जाएगी। ऐसे में 3 तारीख से 7 तारीख तक दिल्ली में शराब की बिक्री पर भी रोक लगा दी गई है। बीजेपी की तरफ से अनुराग सिंह ठाकुर 5 सभाएं कर रहे हैं और दिल्ली नगर निगम चुनाव के लिए कांग्रेस और आप पार्टी सहित तमाम दलों ने प्रचार के अंतिम दिन पूरी ताकत झोंक दी है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के संयोजक उन्होंने ताबड़तोड़ रैलियां वो कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी के कई दिग्गज नेता भी चुनाव प्रचार में पूरे जोर शोर से जुटे हुए हैं। और रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहे हमारे साथ। हमने फसल बीमा योजना को अधिक प्रभावी बनाया, उसके दायरे में ज्यादा किसानों को लाए। नहीं है डर नहीं फिकर, मिली हमें नई डगर, फसल का करवा के बीमा किसान की चिंता को छीना, हुआ सुरक्षित कल सुरक्षित फसल निश्चित किसान, फसल बीमा सबका समाधान। आज ही प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से जुड़ें और फसल नुकसान से होने वाली आर्थिक हानि से निश्चिंत हो जाएं, ताकि प्राकृतिक और स्थानीय आपदा पर भी फसल नुकसान होने पर आप उसकी सही कीमत पाएं। प्रधानमंत्री फसल बीमा से जुड़ने के लिए आज ही नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में जाएं, क्योंकि सुरक्षित फसल निश्चिंत किसान, फसल बीमा सबका समाधान। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। REC unleashes the potential of energy. REC funds energy. Funding that catalyzes. Funding that inspires. Funding that transforms. For sustainability and reliability. For investment and development. Adding value. Every day in every way. This is what our energy is. This is REC. हाँ, जैसे सही वजन से ग्राहक होते हैं खुश, वैसे ही सही सुरक्षा से परिवार होता है कल की चिंता से मुक्त। इसलिए मेरी मानो, आज ही जुड़िए प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना से, जो देती हैं 2-2 लाख रुपए का बीमा। दिखाइए समझदारी, निभाइए जिम्मेदारी। आज ही अपनी नजदीकी बैंक शाखा या डाकघर जाकर इन योजनाओं से जुड़ें। पाठक नाम का एक डकैत छुपकर हमारे सिपाहियों को परेशान कर रहा है। हम भी छुपकर अपने शत्रुओं पर आक्रमण करेंगे, ठीक सुंदरवन के बाग के समान। जिस प्रकार देवी काली ने चंडमुंड जैसे शक्तिशाली राक्षसों का संहार किया था, उसी प्रकार हमारी प्रफुल्ल देवी देश के शत्रुओं का संहार करने के लिए इस महासंग्राम में कूद पड़ी है। इसलिए आज मैं प्रफुल्ल को एक नया नाम देना चाहता हूँ, देवी, देवी चौधरानी। ब्रेकिंग न्यूज की रेस से हटकर हम लेकर आते हैं आपके लिए सार्थक, सकारात्मक और प्रेरणादायी खबरें। खबरें सिर्फ हाथ से नहीं होते, खबरें अच्छी भी होती हैं, जो देती हैं हौसला, बढ़ाती हैं आत्मविश्वास। मुश्किल वक्त में भी जब लोगों ने दिखाया कुछ कर गुजरने का जज्बा,
हम लेकर आते हैं अपने इस खास कार्यक्रम में आम लोगों के जज्बे की कहानियां। देखिए मेरे साथ गुड न्यूज जज्बा इंडिया का। तो दिल्ली नगर निगम चुनावों की हम बात कर रहे थे ब्रेक से पहले, और हम जानते हैं कि काफी ज्यादा निगाहें हैं इस पे, काफी गहमा गहमी है। क्यों आखिर खास है ये चुनाव? आइए आपको हम कुछ आंकड़ों और तथ्यों के जरिए समझाने की कोशिश करते हैं। तो आप देखें कि आबादी के लिहाज से दुनिया की सबसे बड़े नगर निगमों में से एक है दिल्ली की नगर निगम, और वार्ड के परिसीमन के बाद यह पहला चुनाव हो रहा है। और इस परिसीमन में मोटे तौर पर क्या हुआ? मोटे तौर पे आप ये समझिए कि पहले 272 सीटें थी, उसके बाद ये घटकर 250 हो गई, और इसके अलावा ये भी आप समझें कि पहले 3 नगर निगम थे बटे हुए, अब उनको 1 भी कर दिया गया है। 15 वार्डों के नाम बदले गए हैं, 24 वार्डों की सीमाओं में बदलाव हुआ है। इसके अपने मायने हैं, क्योंकि परिसीमन के बाद कई वार्डों में सामाजिक और जो जातीय समीकरण है उसमें भी बदलाव हुआ है, यानी चुनाव परिणामों पर भी इसका असर पड़ सकता है। और वार्ड की आबादी मोटे तौर पर 40 से 88 हजार के बीच आंकी गई है। इस तरह से परिसीमन हुआ है। सबसे बड़े अगर वार्ड की बात करें तो मयूर विहार फेज 1 है आबादी के लिहाज से, और वहीं सबसे छोटा कंजावला है अगर वार्ड की बात करें। तो आप समझे कि कई बड़े बदलाव हुए हैं, उसका क्या असर आने वाले वक्त में होगा, चुनावों पे क्या होगा, इस पे जरूर निगाहें हैं। अब देखिए 2012 में नगर निगम को 3 हिस्सों में बांट दिया गया था 2011-12 के दौरान। उसके अलावा तीनों दिल्ली नगर निगमों के एकीकरण के बाद ये पहली बार चुनाव हो रहे हैं। अब देखिए इसका क्या मतलब है, अगर मोटे तौर पे समझें कि 42 सीटें अनुसूचित जाति आरक्षित हैं, 250 में से 21 सीटें अनुसूचित जाति महिला आरक्षित हैं, और इसके अलावा 104 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। वहीं सामान्य श्रेणी के लिए 104 सीटें हैं। मतदाताओं की अगर हम बात करें तो 1,46,73,000 से ज्यादा मतदाता हैं। और अगर हम बजट की बात करें, आखिर ये बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है, तो जो अब एकीकृत एमसीडी का सालाना बजट है वो करीब 15,200 करोड़ के आसपास का है। पहले जो तीनों नगर निगम थे, अगर उनका सालाना खर्च अनुमानित अगर हम देखें तो 16,306 करोड़ के आसपास था। यानी अब देखें मोटे तौर पे जब एकीकरण हो गया है तो एमसीडी का जो सालाना बजट है 6% तक कम हुआ है। अब देखें कि क्या किस तरह के मुद्दे हैं राजनीतिक दलों के। तो आप देखें कि जो आरोप हैं, दावे हैं, 2017 के चुनाव में कुल 272 सीटें थे। हम जानते हैं भाजपा को 181 सीटें मिली थी, और इसके अलावा हम देखें आम आदमी पार्टी को 49 सीटें, और कांग्रेस के हिस्से में 31 सीटें, और अन्य के खाते में 11 सीटें। तो भाजपा एक तरह से निर्विवाद रूप से तीनों नगर निगमों में एक बड़ा दल बनकर सामने आई थी। इसके अलावा हम देखें कि मुद्दे अब क्या क्या है। मुख्य मुद्दे मोटे तौर पर हम देख रहे हैं कि आम आदमी पार्टी और बीजेपी एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं। तो आपका भाजपा पर यह आरोप है कि 3 लैंडफिल साइटें, कचरों की समस्या, उसका निस्तारण और भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिला है पिछले 15 सालों में। बीजेपी का क्या कहना है? बीजेपी का कहना है कि दिल्ली सरकार पर ने समय से फंड नहीं जारी किया, उसकी वजह से कई समस्याएं आई, वेतन नहीं दिए गए, काम नहीं हुए विकास के, और इसके अलावा फंड के साथ साथ बीजेपी ने दिल्ली सरकार पर निगम के काम जो है, जो दिन प्रतिदिन के काम है, उसमें बाधा भी डालने का आरोप लगाया है। और भी तमाम पार्टियों ने, जैसे कांग्रेस है, उनके भी अपने दावे हैं, उन्होंने भी कई अपने घोषणा पत्र में कई दावे किए हैं। क्या आखिर इसका मतलब है, इसको समझने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अनुज यादव हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अनुज, अगर सबसे पहले बात कर लें मुद्दों की, तो हम जानते हैं दिल्ली राजधानी है देश की, और इसका नगर निगम और बड़ी आबादी है। क्या मुद्दा है जो सबसे पहली नजर में लोगों को लुभा रहा है, या वो मुद्दा जिस पर लोग मतदान कर सकते हैं? देखिए ओपी, सबसे बड़ी बात यह है कि दिल्ली के अंदर क्योंकि आबादी निश्चित तौर पर एक बहुत बड़ी चुनौती रहती है, क्योंकि देश के अलग अलग राज्यों से लोग यहाँ रोजी रोटी के लिए आते हैं और यहीं पर बस जाते हैं। ऐसे में उनके लिए जो मूलभूत सुविधाएं हैं उनको उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी नगर निगम की रहती है, चाहे हम स्ट्रीट लाइटों की बात करें या गली मोहल्ले की सड़कों की बात करें। और दूसरी एक सबसे बड़ी बात है, निगम की जो जिम्मेदारी ओपी रहती है वो साफ सफाई की रहती है, कूड़े के निस्तारण की रहती है। जिस
तरीके से आपने अपनी स्टोरी में अभी बताया, अगर आप दिल्ली से अगर आप गाजियाबाद की तरफ जाएंगे तो एक बहुत बड़ा आपको लैंडफिल दिखाई देगा, आप करनाल की तरफ जाएंगे तो वहां भी दिखाई देगा। उसके कूड़े के निस्तारण की कई वर्षों से लगातार योजनाएं बनी, कभी कहा गया कि इससे बिजली का उत्पादन होगा, कभी बताया गया कि वहां उन पहाड़ों को ग्रीन किया जाएगा, वहां पर पेड़ लगाए जाएंगे, लेकिन ये एक समस्या बनी रहती थी। अगर मैं उन इलाकों की बात करूं जो अवैध कॉलोनियों के रूप में कभी जानी जाती थी, वहां सीवर लाइन नहीं होती थी, वहां सड़कें नहीं होती थी, ये एक ऐसे बड़े मुद्दे रहते थे जो हमेशा दिल्ली की जनता के जहन में रहते हैं। और जब नगर निगम का चुनाव आता है तो जनता यही चाहती है कि उनके इलाके से जो भी पार्षद चुनकर जाए उनके इलाके का विकास करे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, पिछले कुछ वर्षों के अंदर केंद्र सरकार ने दिल्ली के अंदर जो जेजे क्लस्टर हैं, मैं जानकारी के लिए बताऊं, करीब 700 से ज्यादा जेजे क्लस्टर दिल्ली के अंदर हुआ करते थे, जिनकी संख्या अब सिर्फ 200 के आसपास रह गई है। 500 से ज्यादा जेजे झुग्गी झोंपड़ी क्लस्टर को आवास में बदल दिया गया है। जहां झुग्गी वहीं मकान देने की जो योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चलाई थी, उस पर काम किया गया। इस वजह से झुग्गियों का जो एक सबसे बड़ी समस्या थी वो तो दिल्ली के अंदर लगातार दूर होती हुई दिखाई दी। लेकिन जो अवैध कॉलोनियां थी, जो कच्ची कॉलोनियां थी, उनको पक्का काम करने का भी केंद्र सरकार ने उसको शुरू किया, क्योंकि दिल्ली नगर निगम गृह मंत्रालय के अंतर्गत आती है। तो कुल मिलाकर कच्ची कॉलोनियों में सुविधाएं उपलब्ध कराना ये एक बहुत बड़ा मुद्दा इन चुनावों में देखने को मिला है। ओपी अनुज, अगर सीधे राजनीतिक टक्कर की अगर हम बात करें तो हम जानते हैं कि पिछला आंकड़ा दिखाता है, हालांकि पिछली बार 272 सीटें थी, 3 भागों में बटा हुआ था दिल्ली नगर निगम, 181 यानी 181 सीटें भाजपा के खाते में थी और लगभग तीनों वार्डों में भाजपा ने जबरदस्त बहुमत बनाया था। इस बार आम आदमी पार्टी एक बार फिर से चैलेंजर की भूमिका में है, कांग्रेस भी अपने आप को तैयार करने की कोशिश में दिख रही है। क्या लगता है जमीन पर किस तरह के संकेत हैं? क्या बदलाव का एजेंडा जो आम आदमी पार्टी लेकर चल रही है वो खरी उतरेगी कसौटी पर? देखिए, आम आदमी पार्टी के साथ सबसे बड़ी चुनौती यह है कि आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली के अंदर है, और दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार होते हुए आखिर निगम को बजट क्यों नहीं दिया गया, निगम के कर्मचारियों को तनख्वाह क्यों नहीं दी गई, निगम के अंदर जो कूड़े की सफाई वाली जो गाड़ियां आती हैं उनकी कमी क्यों पूरी नहीं की गई। ये एक बहुत बड़ा मुद्दा भारतीय जनता पार्टी ने इन चुनावों में भी बनाया है। और जनता को भी इस बात का पता है कि जब फंड दिल्ली सरकार के माध्यम से जाता है, हालांकि केंद्र सरकार फंड देती है लेकिन वो दिल्ली सरकार के माध्यम से जाता है। बार बार केंद्र सरकार की तरफ से दिल्ली सरकार को चिट्ठी भी लिखी गई कि निगम का आप जो बजट है उसको जारी कीजिए। ये एक सबसे बड़ी बात है कि आम आदमी पार्टी की सरकार होते हुए भी आम आदमी पार्टी को यह चुनौती इन चुनावों में झेलनी पड़ सकती है कि निगम का आखिर उन्होंने विकास क्यों नहीं किया, निगम के अंदर बजट क्यों नहीं दिया। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी निश्चित तौर पर 181 सीट लेकर दिल्ली नगर निगम पर उसने कब्जा किया था, लेकिन एक भारतीय जनता पार्टी के पास सबसे बड़ी बात बताने के लिए यही है कि केंद्र सरकार, क्योंकि डबल इंजन की सरकार की जब बात की जाती है तो निगम के अंदर भी ओपी इस बात को देखना पड़ेगा, क्योंकि केंद्र सरकार की तरफ से ही निगम को पैसा जाता है। और आज के समय में क्योंकि दिल्ली देश की राजधानी है, यहां लोग इस बात को समझते हैं कि अगर दिल्ली के अंदर भाजपा की एक बार फिर से सरकार आई तो केंद्र सरकार की तरफ से निगम को एक अच्छा बजट मिल सकता है। निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी ने इस मुद्दे को इस चुनाव में भी बनाया है, लेकिन हां, यह देखने वाली बात होगी कभी भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में जो चुनावी टक्कर होती थी, अब वो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी और भाजपा के बीच ही सिमट गई है इस निगम के चुनाव में। तो कम या ज्यादा दोनों पार्टियां, अगर आम आदमी पार्टी और भाजपा की बात करें तो डबल इंजन की बात कर रही हैं किसी न किसी तरह से। बहुत बहुत धन्यवाद अनुज इन तमाम जानकारियों और विश्लेषण के लिए। और नजर डालते हैं कुछ अन्य राष्ट्रीय खबरों पर। समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता आजम खान के खिलाफ रामपुर के गंज थाने में एक और मुकदमा दर्ज किया गया है। उन पर आरोप है कि रामपुर उपचुनाव में सपा प्रत्याशी आसिम रजा के समर्थन में एक जनसभा को संबोधित करते हुए महिलाओं को लेकर अभद्र टिप्पणियां की, साथ ही चुनाव आयोग पर भी सवाल उठाए। सीओ सिटी अनुज चौधरी ने कहा कि महिलाओं को लेकर अमर्यादित टिप्पणी पर शहनाज बेगम की तहरीर पर
गंज थाने में आजम खान के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। 29 तारीख को एक चुनावी जनसभा को संबोधित कर रहे थे मोहम्मद आजम खान और आसिम रजा समाजवादी के प्रत्याशी के पक्ष में। उस दौरान उनके द्वारा एक भाषण में जो टिप्पणी की गई है उसको लेकर कुछ लोगों में आक्रोश था, कुछ महिलाओं में। वो लोग सब थाने पर आए और उन्होंने ऑडियो और एक तहरीर जो कि थाने पर आकर दी। शहनाज नाम की महिला ने एक तहरीर दी, उस पर जो है आगे की कार्रवाई की जा रही है। वैज्ञानिक नंबी नारायणन को झूठे जासूसी मामले में फंसाने के आरोप के मामले में आज सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया। उन्होंने मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई की अपील को स्वीकार करते हुए केरल हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी है। केरल हाईकोर्ट ने इस मामले में 4 आरोपियों की अग्रिम जमानत दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने केरल हाईकोर्ट को 4 हफ्ते में नए सिरे से जमानत अर्जी पर फैसला लेने को कहा है। अभी 5 हफ्ते तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होगी। और हमारे साथ इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ विकास सारथी हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। विकास, सबसे पहले यही कि जो ये पूरा मामला था, हाईकोर्ट ने कुछ और फैसला दिया, क्या वो आपत्तियां रही जिसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने इसे वापस भेजा या खारिज किया, जो भी इसे हम कहें? बिल्कुल ओम प्रकाश, यहाँ पर सीबीआई की जो सबसे बड़ी दलील थी वो ये थी कि जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर वो जांच कर रहे हैं खासतौर से इन 4 लोगों के खिलाफ, उसमें उसको कस्टोडियल इंटरोगेशन की भी ज़रूरत पड़ सकती है और अग्रिम जमानत देने की हालत में एजेंसी किसी भी आरोपी को कस्टडी में लेकर पूछताछ नहीं कर पाएगी। आमतौर पर एजेंसी इस तरह की पूछताछ करते समय कई बार विरोधाभास बयान में होने पर कस्टडी में लेकर के इंटरोगेशन करती है और आमने सामने बैठा कर एक्यूज को फिर पूछताछ भी करती है। तो इसीलिए इस जो एक ऑर्डर हाईकोर्ट से इन लोगों को मिल गया था उसमें इस राहत के चलते जांच ठीक से नहीं हो सकती थी और इसको कोर्ट ने भी माना। और इसीलिए कोर्ट ने ये भी एक बात कही है कि अभी मेरिट पर कोर्ट ने कोई निर्णय नहीं लिया है सुप्रीम कोर्ट ने, और केवल ये प्रोसीजरल मसला था जिस पर अभी फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि हाईकोर्ट दोबारा इस पर सुनवाई करे और इन लोगों को 5 हफ्ते तक ये राहत बरकरार रहेगी कि गिरफ्तारी नहीं होगी, बशर्ते वो जाँच में सहयोग करें, यानी सीबीआई जब उनको बुलाए पूछताछ के लिए तो वो जाएँ, कोऑपरेट करें। ये जो 4 अधिकारी हैं पुलिस के, इनमें 3 इंटेलिजेंस ब्यूरो के हैं और एक जो है वो डीजीपी केरल के तत्कालीन सीबी मैथ्यू हैं। और जो 2 महत्वपूर्ण आरोपी हैं ओपी इस मामले में, एक डीजीपी सीबी मैथ्यू और दूसरे हैं आरबी श्री कुमार, जो उस वक्त केरल में स्टेशन थे आईबी के अधिकारी के तौर पर। और जो मुख्य, अगर हम जस्टिस जैन समिति की रिपोर्ट की बात करें तो उसमें उन्होंने साफ कहा है कि फेक एविडेंस बनाए गए इस मामले में नंबी नारायण के खिलाफ, और इसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका उसमें आईबी के उन अफसरों की बताई गई थी। और इसके चलते सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सीबीआई इस मामले की जांच करे और दोषी आरोपी अधिकारी हैं उनके खिलाफ जांच करके आगे की कार्रवाई शुरू करे। और उसके बाद ये सभी आरोपी पुलिस अफसर हाईकोर्ट पहुंच गए थे और वहां से अग्रिम जमानत पाने में कामयाब रहे थे। तो मोटे तौर पे क्या समझा जाए, अगर सुप्रीम कोर्ट इस तरह की बात कहता है तो ये सवाल जो एजेंसियां हैं, पुलिस हैं, उन पे है, या हाईकोर्ट ने जिस तरह से इस पूरे मामले को आगे बढ़ाया, किस पे ज्यादा सवाल उठते हैं? देखिए, हाईकोर्ट ने जो राहत दी थी उसको सुप्रीम कोर्ट ने माना कि इस तरह की राहत देने से, अभी ये कोर्ट ने माना है कि जो प्रोसीजर होना चाहिए उस पर असर पड़ सकता है, मेरिट्स में नहीं गए। और यही उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट को भी अपने इस पूरे जो फैसला है उस पर विचार करना चाहिए, दोबारा एक फ्रेश हियरिंग दे करके कि क्या इस स्टेज पर एंटीसिपेटरी बेल दी जा सकती है इन सभी आरोपियों को। आरोपी पूरा मामला अगर मैं थोड़ा सा आपको बताऊं कि 94 में जब ये इस मामले में केरल पुलिस ने अपनी जांच शुरू की थी, उस वक्त उन्होंने 2 मालदीव की महिलाएं यहां गिरफ्तार की गई थी। उन्होंने इसरो के कुछ साइंटिस्ट का नाम लिया, जिसके बाद नंबी नारायण और एक अन्य वैज्ञानिक को गिरफ्तार कर केरल पुलिस ने जांच शुरू की। इसके चलते नंबी नारायण का ये भी आरोप था कि उनको टॉर्चर भी किया गया, उन पर दबाव डाला गया कन्फेस करने के लिए।
बावजूद इसके जब ये जांच सीबीआई के पास गई उस वक्त केरल सरकार भी तैयार हो गई थी, क्योंकि बड़ा मसला है और इसके अंतर्राष्ट्रीय पहलू भी हैं, क्योंकि 2 विदेशी नागरिक थे इसमें आरोपी। तो सीबीआई ने जब जांच की तो सीबीआई ने पाया कि जो केरल पुलिस का पूरा जो पूरा मुकदमा था या जो पूरा उन्होंने आरोप लगाए थे उनमें दम नहीं है, ज़्यादातर एविडेंस क्रिएट किए हुए लगते हैं। इसके चलते सीबीआई ने क्लीन चिट दी नंबी नारायण को, और उसके बाद ये पूरी बात शुरू हुई कि नंबी नारायण को किस तरह से टारगेट किया गया इस पूरे मामले में, क्या वजह थी, इसको लेकर के कोई बहुत स्पष्ट जवाब नहीं आया कि क्यों उनको निशाना बनाया गया। कुल मिला के 2018 में नंबी नारायण की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि उनको बिना वजह टॉर्चर किया गया, उनको आरोपी बनाया गया, 50 लाख का मुआवजा मिला और सीबीआई से ये कहा गया कि अब आप आरोपी अधिकारियों के खिलाफ जांच शुरू करें, आईबी के जो समय अधिकारी थे और केरल पुलिस के अधिकारी जो थे। बहुत बहुत धन्यवाद विकास इन तमाम जानकारियों और पूरी बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। प्रवर्तन निदेशालय ने चेन्नई, मुंबई, दिल्ली में कई कंपनियों से जुड़े 16 रिहायशी और व्यावसायिक ठिकानों पर छापेमारी की है। ये ठिकाने सिक्योर क्लाउड टेक लिमिटेड, प्रोफिन कैपिटल सर्विसेज लिमिटेड, क्वांटम ग्लोबल सिक्योरिटीज लिमिटेड, यूनिटी ग्लोबल फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, डेजर्ट रिवर कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड और उनके प्रमोटर्स से जुड़े हैं। यह कार्रवाई धनशोधन रोकथाम अधिनियम 2002 के तहत की गई है। जांच में पाया गया है कि इन शेयरों, ब्रोकरेज और वित्तीय सेवा प्रदाता कंपनियों के निदेशकों और मालिकों ने ऑफ मार्केट में 160 करोड़ रुपए के शेयरों को स्थानांतरित किया और बाद में उसे बेच दिया, जिससे उन्हें भारी अवैध कमाई हुई। ईडी की इस छापेमारी में 1 करोड़ 4 लाख रुपए कैश, सोने और हीरे के आभूषण, 30 करोड़ रुपए से अधिक की अचल संपत्ति के स्वामित्व के सबूत और कई चल संपत्तियों वाले डीमैट खाते जब्त किए गए हैं। इसके साथ साथ आपत्तिजनक दस्तावेज और डिजिटल सबूत भी कब्जे में लिए गए हैं। और अब ज्ञानवापी मामले की बात करें तो उत्तर प्रदेश के वाराणसी में स्थित ज्ञानवापी मस्जिद परिसर मामले में आज फास्ट ट्रैक कोर्ट ने सुनवाई की। इस मामले में दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए 5 जनवरी की तारीख तय की है। भारत का नौसैनिक बेड़ा मैत्री दौरे पर वियतनाम के हो ची मिन्ह शहर जा रहा है। इसमें दक्षिण चीन समुद्र में तैनात भारतीय नौसैनिक पोत, शिवालिक और कमोर्ता शामिल है। दौरे के दौरान भारतीय पोत वियतनाम की नौसेना के साथ अनेक व्यावसायिक संपर्क की गतिविधियों में भाग लेंगे। भारतीय अधिकारी और नाविक अनेक मैत्री गतिविधियों में भी हिस्सा लेंगे। भारतीय नौसैनिक पोतों का ये दौरा दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान बढ़ाने, मैत्री प्रगाढ़ करने और रक्षा सहयोग के उद्देश्य से किया जा रहा है। ये दौरा भारत और वियतनाम के बीच कूटनीतिक संबंधों की 50वीं वर्षगांठ पर आयोजित किया गया है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने नागालैंड के कोहिमा में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान कर्तव्य की पंक्ति में सर्वोच्च बलिदान देने वाले वीर सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की। इससे पहले कल उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो ने औपचारिक रूप से नागालैंड के 23वें हॉर्नबिल फेस्टिवल 2022 का शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि यह दिन देश के लिए एक ऐतिहासिक पल है, क्योंकि भारत ने G20 की अध्यक्षता संभाली है। और केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने चेन्नई में तमिलनाडु डॉक्टर अंबेडकर कानून विश्वविद्यालय के 12वें दीक्षांत समारोह की अध्यक्षता की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि भारत की अदालतों और कानून व्यवस्था के लिए पाठ्यक्रम गतिविधियों में क्षेत्रीय भाषाओं का होना जरूरी है। पंजाब पुलिस ने पाकिस्तान सीमा के पास खेमकरण थाने में एक ड्रोन को बरामद किया है। पुलिस ने इस ड्रोन के साथ 5 पैकेट हेरोइन भी बरामद की है। तरन पुलिस ने बीएसएफ के साथ एक संयुक्त तलाश अभियान में भारत पाकिस्तान सीमा के पास खेतों से आधुनिक तकनीक से लैस एक हेक्साकॉप्टर ड्रोन और 5 किलोग्राम अवैध सामग्रियां बरामद की हैं। क्या कर रहा है? डीएसपी भीखीविंड प्रीत इंदर सिंह ने यह बताया कि बीती रात खेमकरन सेक्टर में भारतीय सीमा में दाखिल होने वाले पाकिस्तानी ड्रोन को खदेड़ने के लिए सरहद पर तैनात बीएसएफ ने फायरिंग करते हुए ईलू बम भी दागे।
जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज में जाति सूचक टिप्पणी लिखने पर हंगामा मचा हुआ है। विश्वविद्यालय की कुलपति प्रोफेसर शांति श्री धुलीपुड़ी ने इस पूरे मामले की जांच का आदेश दिया है। कुलपति ने स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज एंड ग्रीवांस कमेटी के डीन को इस मामले की जल्दी से जल्दी जांच करके रिपोर्ट सौंपने को कहा है। विज्ञप्ति में कहा गया है कि जेएनयू समावेश और समानता में विश्वास करता है। कुलपति ने जेएनयू में किसी प्रकार की हिंसा पर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाने की भी बात कही है और इस बीच फैकल्टी रूम और दीवारों पर जाति सूचक विरोधी नारे लिखे जाने पर सोशल मीडिया पर हंगामा मचा हुआ है। एक फैकल्टी रूम के गेट पर भी आपत्तिजनक शब्द लिखा हुआ है और इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के वकील विनीत जिंदल ने दिल्ली पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। दिल्ली पुलिस ने इस मामले में अज्ञात लोगों के खिलाफ आईपीसी की धारा 153A/B, 505, 506, 34 के तहत मुकदमा दर्ज किया है और जांच में जुट गई है। और अब देखते हैं अर्थ जगत से जुड़ी खबरें। तो वैश्विक बाजार के दबाव में हफ्ते के अंतिम कारोबारी दिन यानी आज शेयर बाजार के दोनों सूचकांक लाल निशान पर खुले। बाजार खुलते ही निवेशकों ने बिकवाली और मुनाफा वसूली शुरू कर दी। इससे सेंसेक्स लुढ़ककर 63,000 से नीचे आ गया। फिलहाल बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 364 अंक यानी 0.58% की गिरावट के साथ 62,920 के स्तर पर ट्रेंड कर रहा है। वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी सूचकांक भी 114 अंक यानी 0.61% लुढ़ककर 18,698 के स्तर पर कारोबार कर रहा है। इससे पहले सेंसेक्स आज सुबह 305 अंकों के नुकसान के साथ 62,979 के स्तर पर खुलने के बाद कारोबार की शुरुआत की और इसी तरह निफ्टी ने भी 61 अंकों के नुकसान के साथ 18,752 पर खुलकर ट्रेडिंग शुरू की। बाजार में शुरुआती दबाव के बावजूद निवेशकों का सेंटिमेंट पॉजिटिव बना हुआ है। और बात तो उन खबरों की जो दुनिया भर में सुर्खियों में छाई हुई हैं। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता अगले 1 महीने के लिए संभाल ली है। इसमें भारत की पहली प्राथमिकता आतंकवाद से मुकाबला करना और बहुपक्षवाद को बढ़ावा देना होगा। इस मौके पर यूएन में भारत की स्थायी राजदूत रुचिरा कंबोज ने बताया कि भारत किन मुद्दों पर आगे बढ़ना चाहता है। उन्होंने कहा कि विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर बहुपक्षवाद पर खुली बहस वाले सत्र की अध्यक्षता करेंगे। The External Affairs Minister of India, Dr. S. Jaishankar, will chair an open debate of the Security Council on 14th December, which we hope will encourage member states to exchange ideas on key issues, specifically how to inject new life into multilateralism in order to ensure that the tools we have today are adequate to address the challenges of the future. Then on 15th December, the External Affairs Minister will chair a briefing of the Security Council on a global counter-terrorism approach, specifically an exchange of views on the principles and the way forward. और अब देखते हैं खेल जगत से जुड़ी खबरें। और खेल की खबरों के साथ हमारे सहयोगी गौरव जुड़ गए हैं। गौरव बाबू आपके पास। शुक्रिया ओम प्रकाश। और खबरों की शुरुआत करेंगे फीफा विश्व कप की खबरों के साथ। फीफा विश्व कप में पहले ही नॉकआउट में पहुंच चुकी पुर्तगाल की टीम आज अपने ग्रुप एच के मुकाबले में दक्षिण कोरिया का सामना करेगी। ये मुकाबला एजुकेशन सिटी स्टेडियम में खेला जाएगा। पुर्तगाल 2 जीत के साथ पहले ही अंतिम 16 में है। ऐसे में टीम अगर आज का मैच जीतती है तो अपने ग्रुप को टॉप करेगी।
टीम ने घाना को 3-2 से शिकस्त दी, जबकि उरुग्वे की टीम को टीम ने 2-0 से मात दी। मौजूदा तालिका में पुर्तगाल 6 अंकों के साथ शीर्ष पर है। ऐसे में अंतिम 16 में ग्रुप एच में शीर्ष पर रहने वाली टीम और ग्रुप जी के दूसरे स्थान पर रहने वाली टीम आमने सामने होगी। वहीं दक्षिण कोरिया एक ड्रॉ के साथ तीसरे स्थान पर है और टीम को अगर अंतिम 16 में प्रवेश करना है तो आज का मुकाबला टीम को हर हाल में जीतना होगा। वैसे इन दोनों टीमों के बीच अब तक सिर्फ एक बार भिड़ंत हुई है, जिसमें बाजी दक्षिण कोरिया ने मारी थी जब टीम ने साल 2002 के विश्व कप में पुर्तगाल को 1-0 से हराया था। वहीं ग्रुप एच के ही एक अन्य मुकाबले में आज उरुग्वे का सामना घाना से होगा। अंक तालिका में घाना की टीम एक जीत के साथ दूसरे स्थान पर है। वहीं उरुग्वे इस प्रतियोगिता में अब तक एक भी जीत दर्ज नहीं कर पाई है। घाना को नॉकआउट दौर में पहुंचने के लिए जीत की दरकार है, जबकि चौथे स्थान पर काबिज उरुग्वे की कोशिश रहेगी कि वो आज का मैच जीतकर अंतिम 16 की अपनी उम्मीदों को कायम रखे। वैसे इन दोनों टीमों के बीच साल 2010 के फीफा विश्व कप में भिड़ंत देखने को मिली थी, जहां उरुग्वे ने घाना को 4-2 से शिकस्त दी थी। फीफा विश्व कप में ही आज ही ग्रुप जी में देर रात होने वाले मुकाबले में ब्राजील की भिड़ंत जो है वो कैमरून से होगी। ग्रुप जी में टॉप पर काबिज ब्राजील की टीम नॉकआउट दौर में प्रवेश कर चुकी है, जबकि कैमरून को अंतिम 16 में जगह बनाने के लिए इस मैच को हर हाल में जीतना होगा। स्टार नेमार की अनुपस्थिति के बावजूद अंतिम 16 टीमों में प्रवेश कर चुकी ब्राजील की टीम कैमरून के खिलाफ शुक्रवार को अपने रिजर्व खिलाड़ियों को आजमाना चाहेगी। वहीं ग्रुप जी के एक अन्य मुकाबले में स्विट्जरलैंड का सामना सर्बिया के साथ होगा। नॉकआउट दौर में जगह बनाने के लिए स्विट्जरलैंड के लिए इस मैच में जीत या ड्रॉ जरूरी है, जबकि सर्बिया के फॉर्म को देखते हुए टीम के लिए नॉकआउट की राह फिलहाल आसान नहीं दिख रही। वहीं अब कल खेले गए मुकाबलों की बात कर लें तो कतर में चल रहे फीफा विश्व कप में गुरुवार का दिन बेहद रोमांचक रहा। फीफा रैंकिंग में दूसरे स्थान पर काबिज बेल्जियम की टीम फुटबॉल विश्व कप से बाहर हो गई है। बेल्जियम ने क्रोएशिया के साथ ग्रुप एफ के अपने अंतिम मुकाबले में ड्रॉ खेला। बेल्जियम को विश्व कप में आगे बढ़ने के लिए किसी भी हाल में जीत की जरूरत थी, लेकिन टीम इसको पूरा नहीं कर पाई। गौरतलब है कि बेल्जियम की टीम पिछले साल विश्व कप के सेमीफाइनल में पहुंची थी। बेल्जियम की इस टीम में कप्तान एडन हजार्ड, दुनिया के बेस्ट मिडफील्डर में से एक केविन डी ब्रायन, स्टार स्ट्राइकर रोमेलू लुकाकू सहित कई स्टार खिलाड़ी थे। इस कारण इस टीम को बेल्जियम की फुटबॉल इतिहास में गोल्डन जनरेशन टीम भी कहा जा रहा था, लेकिन उसके बावजूद टीम जो है वो अपना मुकाबला हार गई। 4 बार की विश्व विजेता टीम जर्मनी भी कतर वर्ल्ड कप से बाहर हो गई है। हालांकि जर्मनी ने ग्रुप ई के अपने अंतिम लीग मैच में कोस्टारिका को 4-2 से हराया, लेकिन इसके बावजूद भी वे नॉकआउट दौर में जगह बनाने में नाकाम रहे। जर्मनी को नॉकआउट में पहुंचने के लिए जीत के साथ बेहतर गोल अंतर की भी जरूरत थी। टीम ने जीत तो हासिल की, पर टीम स्पेन से गोल अंतर में पीछे रह गई और तीसरे स्थान पर रही। जर्मनी और स्पेन के 4-4 अंक थे। गौरतलब है कि 2018 के बाद जर्मनी लगातार दूसरी बार नॉकआउट दौर में पहुंचने में कामयाब नहीं हो सकी। वहीं जापान ने विश्व कप के ग्रुप ई में स्पेन को 2-1 से हराकर अंतिम 16 टीमों के नॉकआउट दौर में प्रवेश कर लिया। स्पेन की टीम अल्वेरा मोराटा के गोल से 1-0 से आगे थी, लेकिन 48वें मिनट में रितुसु के पास से गोल से जापान ने 1-1 से बराबरी कर ली। वहीं 51वें मिनट में तनाका के गोल की मदद से जापान ने 2-1 की बढ़त भी हासिल कर ली। स्पेन जर्मनी के एक समान 4 अंक थे, पर स्पेन ने 9 गोल किए, जबकि उसके खिलाफ 3 हुए थे। वहीं जर्मनी ने 6 गोल किए थे और 5 उसके खिलाफ हुए थे। ऐसे में स्पेन का गोल अंतर जो था वो बेहतर था। इस लिहाज से जापान और स्पेन जो हैं वो अंतिम 16 में जगह बनाने में कामयाब रहे। वहीं आज कल मुकाबले जो हुए उसमें मोरक्को ने भी अपनी जीत हासिल की। मोरक्को ने कनाडा को 2-1 से हराया। इस जीत के साथ ही मोरक्को की टीम ने नॉकआउट दौर में स्थान बना लिया। 1986 के बाद टीम पहली बार जो है वो प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंची है। मोरक्को को आगे बढ़ने के लिए इस मैच में जीत या ड्रॉ की आवश्यकता थी। वो ग्रुप में 3 मैचों में 7 अंकों के साथ शीर्ष पर रही। स्टार खिलाड़ी हाकिम जिएच और यूसुफ एन नेसरी के गोल की बदौलत मोरक्को की टीम ने प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। और आइए सीधे चलते हैं भाजपा मुख्यालय, जहां गौरव भाटिया जो है सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास जीतकर हम दिल्ली को आगे बढ़ाएंगे। हजारों हजार रेड़ी पटरी वाले जो है वो मेहनत से, ईमानदारी से अपनी रोजी रोटी अर्जित करते हैं। उनकी कुछ मांगे रही हैं, उनसे हमारी बातचीत होती है। यहां श्री बब्बर जी भी बैठे हैं, उन्होंने भी बड़ी मजबूती से ये मुद्दा
हर फोरम पे उठाया है। तो आज तो आप सुन रहे थे भाजपा के प्रवक्ता गौरव भाटिया को दिल्ली के भाजपा मुख्यालय से एमसीडी चुनाव से जुड़ी लगातार आज 8 लाख जो रेडी वाले हैं, हम बिल्कुल स्पष्ट कर दें कि भारतीय जनता पार्टी उनके साथ खड़ी है। वो हमारे गौरव का प्रतीक है और उनकी एक मांग रही है कि उनको रेगुलराइज किया जाए। उसका संज्ञान लेते हुए आज हम ये कह रहे हैं यहां पे बड़ी जिम्मेदारी से, ये जो 8 लाख हमारे भाई बहन हैं जो मेहनत से काम कर रहे हैं, ये इनका हक बनता है कि इनको रेगुलराइज किया जाए। एक तरफ रेडी वालों का सम्मान है, दूसरी तरफ भ्रष्टाचारी रेवड़ी वाले हैं। ये जो भ्रष्टाचारी रेवड़ी वाले हैं, इनको जो रेडी पटरी वाले लोग मेहनत करते हैं, उनकी मेहनत नहीं दिखाई देगी। और इसीलिए ये जरूरी हो जाता है कि बीजेपी प्रतिबद्ध है 8 लाख रेडी वालों को रेगुलराइज किया जाए, यह सुनिश्चित किया जाए कि वो आत्मनिर्भर हो। आत्मनिर्भरता का मूल मंत्र श्री नरेंद्र मोदी जी ने हमेशा इसकी बात करी है और हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री आदेश गुप्ता जी स्वयं चाहते हैं कि दिल्ली में इसी मूल मंत्र को आगे बढ़ाया जाए। और यह बात भी किसी से छुपी नहीं है, रेडी पटरी वालों का दर्द समझकर प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना लागू करी, जिसके तहत सभी को 10,000 रुपए की राशि दी जा रही है। और ये राशि जो दी जा रही है, ये इस उम्मीद से दी जा रही है कि रोजगार के अवसर पैदा हो और जो मेहनत से कार्य कर रहा है उसको प्रताड़ित ना किया जाए। वो कोई भी व्यक्ति हो, वो कोई भी संस्था हो, जब एक ईमानदारी से कार्य करने वाले हमारे भाई बहन को प्रताड़ित करता है, उससे लूट खसोट करता है, और अभी तो ऐसी कट्टर बेईमान पार्टी है कि उनके लीडर और उनके ही लोग वसूली करते हैं। तो आप सुन रहे थे भाजपा मुख्यालय से भाजपा के प्रवक्ता गौरव भाटिया को एमसीडी चुनाव से जुड़ी बात पे प्रेस वार्ता कर रहे थे। फिलहाल मिड डे प्राइम के आज के इस अंक में इतना ही, लेकिन डीडी न्यूज पर खबरों का सिलसिला जारी है। आगे आप देख सकते हैं इस वक्त निखिल सिंह के साथ। नमस्कार।